So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Classes again. And today we will discuss about what is commerce और आपने कॉमर्स क्यों चूज़ किया और जो आगे मतलब 12th पास करने के बाद कौन कौन से कोर्सेज करने को मिलते हैं कॉमर्स के डिपार्टमेंट के मतलब कॉमर्स स्टूडेंट के अंदर, उनके बारे में हम थोड़ा बात कर लेंगे। और जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर मतलब कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उस पर हम थोड़ा आज चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपना थोड़ा सा टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे, मतलब अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे अकाउंटिंग काम करती है, ठीक है। तो पहले मतलब होता है कि कॉमर्स आपने क्यों चूज किया, वाई यू हैव टू चूज कॉमर्स, नॉट आर्ट्स नॉट साइंस, वाई यू हैव टू चूज कॉमर्स, ठीक है। या तो आपको फैमिली में से किसी ने बोला होगा कि आप कॉमर्स ले लो, या तो आपने ऑन योर ओन विल आपने चूज किया होगा कि मुझे कॉमर्स ही लेना है, ठीक है। या तो आप मार्क्स के बेसिस पर भी कॉमर्स को चूज करते हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर आपने फैमिली का सुना है तो आप गलत है। मार्क्स के बेसिस पर अगर आपने कॉमर्स चूज किया है तो तब भी आप गलत है। बल्कि आपको किसकी सुनना है, अपनी ही सुनना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाद में आपको स्टडी करना है, ठीक है। मतलब आपके अंदर कौन सी एबिलिटी है, बाद में आपको उन्हीं एबिलिटी को इस्तेमाल करके इस कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर अपना नाम कमाना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपने मन की बात सुननी चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो भी हमें कई बार मतलब ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, आप ये स्ट्रीम ले लो, कॉमर्स ले लो या आर्ट्स या और कुछ, ठीक है। एक बात बोलूं, जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं मतलब जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको हम सिर्फ इसी दिन याद होते हैं, ठीक है। इसी दिन याद आते हैं कब, जब हमारा रिजल्ट तो होता है। हमेशा आपने ये भी देखा होगा कि तभी वो हमको कॉल करते हैं, ठीक है। साल में कभी वो कॉल नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारा रिजल्ट आता है तो तब वो लोग हमको कॉल करते हैं, ठीक है। पूछते हैं बेटा कितने मार्क्स आए, मतलब क्या लेना है आपको, कौन सी स्ट्रीम आपको चूज करनी है। लेकिन आपको इनकी ये भी जो ये एडवाइस देते हैं ये भी सुननी है। और उस एडवाइस को क्या करना है, उसको एनालाइज करके मतलब दिमाग में बिठा के सोच लेना चाहिए कि उसने मेरे को क्या बोला, क्या ये एडवाइस मेरे लिए ठीक है या गलत है, ठीक है। आपको खुद डिसीजन लेना होता है, ठीक है। आपको खुद डिसीजन लेना होता है क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ आपको पढ़ना है, बट नॉट योर रिलेटिव्स, ठीक है। आपके रिश्तेदारों रिलेटिव्स को नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ना होता है, आपको, ठीक है। और अगर आपने मार्क्स के बेसिस पर ये डिसीजन लिया है कि अगर 300 से बिलो आए तो आर्ट्स चूज कर लेंगे, 300 टू 400 आए तो कॉमर्स चूज कर लेंगे, और 400 अबो आए तो साइंस स्ट्रीम चूज कर लेंगे। लेकिन ये तरीका भी बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ये तरीका भी बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप मार्क्स के बेसिस पर अपना डिसीजन ले लो, ठीक है। क्योंकि हर स्टूडेंट के पास अपनी कोई एबिलिटीज होते हैं, यूनिक एबिलिटीज उसके पास होती हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी मार्क्स के बेसिस पर अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपका मन चाहे तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। कॉमर्स में अगर मन है तो कॉमर्स ले लो, क्योंकि बाद में आप जब डिसीजन लोगे कि मुझे कॉमर्स लेना है तो आप खुद हार्ड वर्क कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑन बेसिस पर अपना डिसीजन लिया है। मतलब अगर फैमिली ने बोला है तो आप बाद में फैमिली को बोलोगे कि मैंने एक डिसीजन खुद नहीं लिया, मैंने बोला था मैं कॉमर्स नहीं लेने वाला हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरे को बोला कि कॉमर्स ही ले लो, तो मैं फेल हो गया। खुदा ना खास्ता, खुदा ना ऐसा करे कि आप फेल हो जाओ फिर और आप अपने फैमिली वालों को
ये ब्लेम डालो कि आपने ही बोला कि कॉमर्स ले लो, ठीक है। लेकिन जब आप अपने ओन विल पे ये चूज करते हो कि मुझे कॉमर्स लेना है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, हार्ड वर्क। क्या करते हो आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हो, ठीक है। और अब हम बात करते हैं एक्चुअली में कॉमर्स क्या होता है। और कॉमर्स जो लेता है, जो जिसने भी कॉमर्स चूज किया है, उसको मेरी तरफ से कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर मोस्ट वेलकम करता हूं, ठीक है। तो कॉमर्स एक्चुअली जो कॉमर्स है, कौन सी क्वालिटीज मतलब रिक्वायर्ड होनी चाहिए एक बच्चे, एक स्टूडेंट के अंदर, कि वो कॉमर्स को परस्यू कर सके, बाद में कॉमर्स में अपना नाम पहचान मतलब अपनी पहचान बना सके, ठीक है। पहली बात होता है आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट इन नंबर्स। जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4, आपको उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कॉमर्स है ये कैलकुलेटर बेसिस पे होता है। मतलब हमेशा आपको कैलकुलेटर यूज करना होता है, इसलिए आपको इन नंबर्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है वो है इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। इंटरेस्ट आपका होना चाहिए किसमें, फाइनेंस में, ठीक है। मतलब फाइनेंस के अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप कॉमर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो नो इंटरेस्ट होना चाहिए किसमें, नो इंटरेस्ट अदर सब्जेक्ट्स, मतलब आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आर्ट्स अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, साइंस अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। मैं ये नहीं कभी नहीं बोलूंगा कि ये दो सब्जेक्ट अच्छे नहीं है, सिर्फ कॉमर्स ही ले लो और कॉमर्स ही अच्छा है। मैं ये बात कभी नहीं कर लूंगा, क्योंकि जिसको जिसमें मन है वो कर सकता है, ठीक है। और हर अपने सब्जेक्ट को अपने एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। और चौथी बात ये होती है कि अबो अबो एवरेज स्टूडेंट होना चाहिए, अबो एवरेज स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट भी चलेगा, एवरेज स्टूडेंट भी अगर होगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ी ज्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क तो हर किसी को करनी पड़ती है, लेकिन जो है एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। मतलब अगर जो है अब स्टूडेंट होता है, अब एवरेज स्टूडेंट होता है, अगर स्टडी मान के चलते हैं 6 आवर्स करता है, और जो है एवरेज स्टूडेंट है इसको मिनिमम 8 आवर्स करनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि एवरेज स्टूडेंट भी चलेगा, लेकिन उसको थोड़ी ज्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद होता है पैशन होना चाहिए, पैशन इन सपोर्ट्स। किन चीजों में, सपोर्ट्स में उसका पैशन होना चाहिए, मतलब कुछ लगाव होना चाहिए उसको, किसके साथ, सपोर्ट्स के साथ। सर इस सपोर्ट्स से क्या लेना देना है कॉमर्स का, क्योंकि सपोर्ट्स अगर हम आप गौर से देखते हो तो सपोर्ट्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं सपोर्ट्स के अंदर, उनको फॉलो करके हम हर कोई गेम खेला करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉमर्स में भी क्या होता है, कॉमर्स में भी हमेशा यही होता है कि आपको रूल्स के तहत चलना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद होता है और वो गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, कम्युनिकेटर, वो गुड कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन तो आपको पता ही होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मतलब कुछ भी एक्सचेंज, मतलब जब दो आदमियों के बीच कुछ भी एक्सचेंज बातचीत होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, मतलब ये ब्रीफ और कंसाइज मैसेज देकर भी ये उसका एक बहुत बड़ा ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, उस मैसेज में ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, ठीक है।
ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है टीम मैन। उसको हमेशा पसंद ये होना चाहिए कि वो टीम मैन मतलब टीम के साथ साथ चले, टीम के साथ साथ वर्क करे, ठीक है। तो ये होती है कुछ क्वालिटीज किसके, मतलब कॉमर्स स्टूडेंट्स के, जो जिसको कॉमर्स सिलेक्ट करना है, मतलब इन 3 स्ट्रीम्स में जिसको कॉमर्स सिलेक्ट करना है उन उसको ये जरूरी ये 5 बातें होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वालिटीज उसमें जरूर होनी चाहिए। उसके बाद होता है कि किस सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कॉमर्स के अंदर देखे जाते हैं, मतलब पढ़ने पड़ते हैं, स्टडी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कॉमर्स के अंदर पढ़ने पड़ते हैं। और एक और मेन सब्जेक्ट होता है इसमें अकाउंटिंग, जिसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। एक अकाउंटिंग होती है, दूसरा होता है बिजनेस स्टडीज, दूसरा होता है बिजनेस स्टडीज, तीसरा होता है इकोनॉमिक्स, और चौथा होता है बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ। और पांचवा होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है। अकाउंटिंग तो मेन सब्जेक्ट इसमें होता है, ठीक है। और बिजनेस स्टडीज होती है इसमें। अकाउंटिंग किस मतलब किसकी तरह, मतलब क्या अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस के अंदर डे बाय डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हम उसको रिकॉर्ड करते हैं किसके मदद से, अकाउंटिंग के मदद से। हम उसको उस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और बिजनेस स्टडीज वो बुक होती है जिसमें हमको ये बोला जाता है, मतलब ये लिखा हुआ होता है कि आप बिजनेस को कैसे करें, बिजनेस को कैसे हैंडल करें आप, कैसे बिजनेस को कर लें आप, क्या कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस सेटअप करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और तीसरी होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो आपको पता ही है, हाउस होल्ड जिसको हम बोलते हैं। और होता है बिजनेस लॉ, मतलब बिजनेस में जो भी कानून होते हैं, कानून होते हैं, वो हमें किस में देखे जाते हैं, बिजनेस लॉ के अंदर हमें वो सारे लॉज देखे जाते हैं, ठीक है। और होता है बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स जो बिजनेस के साथ डील करता है, मतलब मैथमेटिकली जो डील करता है बिजनेस के साथ, उसको हम बोलते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, उसको हम बोलते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। और जेके बोस में एक और सब्जेक्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो हमको बोलता है क्या एंटरप्रेन्योर होता क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या होता है होती है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा इनोवेटिव होता है, वो बिजनेस के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नए आइडियाज, नए इनोवेशंस लाके देता है, ठीक है। ये हमें कौन सिखाता है, किस कौन सी बुक इससे मतलब ये डील करती है, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और उसके बाद हम चलेंगे कि उसमें कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। मतलब 12th तो हमने पास किया है, अब हमें कौन कौन से कोर्सेज देखने को मिलेंगे। पहली बात होती है बीकॉम, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। उसी मतलब इसमें जब वो एक और एमबीए होता है, सॉरी एमकॉम होता है, उसके बाद एमकॉम होता है, मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स। और दूसरा होता है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसी में होता है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और तीसरा होता है सीए, मतलब चार्टर्ड अकाउंटिंग। चौथा होता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। और पांचवा होता है सीएमए। ये थोड़े मेन मेन कोर्सेज में बता रहा हूं,
पांचवा होता है CMA, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और सिक्स जो होता है वो होता है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। और जो सातवां होता है वो होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ठीक है, ये कोर्सेज आपको 12th पास करने के बाद देखे जाएंगे। ठीक है, फिर आपको इनमें से कोई एक चूज करना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कॉमर्स एक्चुअली होता क्या है। कॉमर्स एक्चुअली होता क्या है, होता क्या है। ठीक है, लेकिन कॉमर्स टर्म को अंडरस्टैंड होने से पहले, समझने से पहले आपको दो बातें समझना जरूरी है। एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है एड्स ऑफ ट्रेड। एड्स ऑफ ट्रेड, यहां बोलो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, exchange of goods or services, exchange of goods or services with money, is called trade, is called trade। मतलब जो भी हम गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जो भी हम गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज आपस में करते हैं, किसके साथ एक्सचेंज करते हैं? मनी के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो उसी को हम बिजनेस के अंदर ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, हमेशा एक ट्रेड के अंदर टू पार्टीज इन्वॉल्व, दो पार्टीज हमेशा इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं सेलर और दूसरे को हम बोलते हैं बायर, और इसी को हम बोलते हैं कस्टमर। क्या बोलते हैं? कस्टमर। यहां हम बोल सकते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? यहां हम उसको बोलते हैं कस्टमर, यहां बोल सकते हैं बायर और यहां बोल सकते हैं कंज्यूमर। और हमेशा याद रखना, कंज्यूमर और कस्टमर हमेशा सेम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हमेशा सेम नहीं होता है। ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि कंज्यूमर क्या होता है और कस्टमर क्या होता है। अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं जरूर बोलूंगा कि उन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। और दूसरा होता है एड्स ऑफ ट्रेड, यहां बोलो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। मतलब जो भी हमारे एक्सचेंज होते हैं प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज, जो भी हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है, मतलब समझो, ट्रांसपोर्टेशन। मान के चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मतलब कोई ये मानकर जो है ये दिल्ली में बनता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये दिल्ली में बनता है, लेकिन मैं इसको कहाँ पे यूज करता हूँ? कश्मीर में यूज करता हूँ। ठीक है, मैं इसको कश्मीर में यूज करता हूँ। क्या ये दिल्ली से कश्मीर तक चल के आया? क्या ये दिल्ली से कश्मीर तक चल के आया? नहीं, बल्कि कौन उसको यहां तक लाया? उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। मतलब जो सेलर से गुड्स ट्रांसफर करता है, सेलर से गुड्स ट्रांसफर करता है, किसके पास भेजता है? कस्टमर के पास, उसी को हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन है, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसके अंदर, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के अंदर। और जो ये टर्म्स होते हैं, मतलब एक एग्जांपल हमने ट्रांसपोर्टेशन की नहीं, तो उसी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड आर दोज टर्म्स, मतलब
मतलब दो टर्म्स होते हैं, ये वो मतलब काम होते हैं जो एक सेलर को मतलब गुड्स पॉइंट मतलब गुड्स ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट एजेंसीज भी कुछ होते हैं, बहुत सारे टर्म्स आते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो जो है किसको मदद करते हैं, सेलर को गुड्स ट्रांसफर करने में। तो जब हम ये दोनों को मिलाते हैं, ट्रेड और जब ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड मिलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कॉमर्स। क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉमर्स। जब ट्रेड और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड या एड्स ऑफ ट्रेड आपस में मिलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कॉमर्स। क्या बोलते हैं, कॉमर्स, ठीक है। समझ आया, चलो ठीक है। उसके बाद हम करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, एक्चुअली में अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग वो चीज होती है, ये वो हरकत होती है, ये वो प्रोसेस होती है जो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस। मतलब बिजनेस के अंदर जो भी हमारे डे बाय डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको समराइज किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, उनको इंटरप्रेट किया जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, जो ये चीजें करता है, रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, समराइज करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। अब डेफिनेशन लिखते हैं जरा इसकी। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ recording, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions, and communicating the results communicating the results results यहाँ बोलो इवेंट्स, communicating the results or events thereof to the persons interested in such information. ठीक है। Accounting is a process of recording, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the results of the events thereof to the persons interested in such information। मतलब जो ये अकाउंटिंग होती है, ये वो हरकत होती है जो क्या करती है, पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, फिर उसके बाद समराइज उन ट्रांजैक्शंस को समराइज करते हैं। मतलब सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको समराइज करके एक ही अकाउंट में लिख देती है, उसको हम बोलते हैं समराइज। और उसके बाद एनालाइज किया जाता है और उसके बाद इंटरप्रेट किए जाते हैं वो रिजल्ट्स, कौन, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे, मतलब जिसमें मनी
इन्वॉल्व होता है। विदाउट मनी इन्वॉल्वेशन वी कैन नॉट मेजर द ट्रांजेक्शन, वी कैन नॉट मेजर द ट्रांजेक्शन विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। ठीक है, ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग, फिर ये बोल देती है, वो कम्युनिकेट करती है, कौन, वो रिजल्ट, यहाँ इवेंट्स बोलो, देर ऑफ, किन को बोलती है, पर्सन, उन आदमी, उन लोगों को बोलती हैं जिनको सच में उसका इंटरेस्ट होता है उस इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सी बातें समझने के लायक है। एक है ट्रांजैक्शन, एक है रिकॉर्डिंग हो गया, एक दूसरी समराइजिंग, दो तीसरी एनालाइजिंग क्या होता है, चौथी इंटरप्रेटिंग, पांचवी है ट्रांजैक्शन, छठा है कम्युनिकेशन, और सातवां है इवेंट। ठीक है, और आठवां इंटरेस्टेड पर्सन्स, मैं बोलूंगा इंटरेस्टेड पर्सन्स कौन होते हैं। ठीक है, पहले हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन, पहले हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक एग्जांपल के मदद से हम इस ट्रांजैक्शन को समझेंगे। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को हम एक एग्जांपल के मदद से समझेंगे। ठीक है, मतलब ए नाम का एक शख्स है, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया और इन्वेस्ट किए 2 लाख। कितना किया, 2 लाख। और बाद में क्या हुआ, उसने परचेजेस किए 115 के उसने कुछ गुड्स परचेज किए, और उसके बाद उसने क्या किया, रेंट जो किराया था, उसका शॉप था, उसके लिए रेंट पे किया 5000। ठीक है, और उसने जो सेल किया, मतलब सोल्ड किया, जो भी उसका माल था वो बेच दिया, कितना, 147 में। ठीक है, 147 में। और एक चीज हो गई यहाँ पे, जो क्लोजिंग स्टॉक थी, मतलब गुड्स इन हैंड जो उसके पास अभी भी बचे हुए थे, गुड्स इन हैंड जो भी इसके पास बचे हुए थे, वो 15,000 के थे। क्या थे, 15,000 के। ठीक है, आप, अच्छा, जो ये उसने इन्वेस्ट किया, और जो उसने परचेज किया, और जो उसने रेंट पे की, और जो उसने सोल्ड किया, उन सारे को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। उन सारे को हम बोलते हैं बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस। और जो ये इवेंट हुआ, मतलब जो ये स्टॉक इन हैंड उसके पास अभी भी बचा हुआ है, उसको हम बोलते हैं इवेंट। मतलब रिजल्ट क्या आया, कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ हरकत करके फिर उसके बाद कौन से रिजल्ट्स आए, उसी को हम बोलते हैं इवेंट, अकाउंटिंग के भाषा के अंदर। मतलब जो भी हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं, जो भी हमने अपने मतलब एक्सचेंज कुछ किया है बिजनेस के अंदर, जो भी हमने दिन में दिन कुछ एक्सचेंज किया है, और उसके बाद एक्सचेंज करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग के भाषा के अंदर जो इवेंट। ठीक है, अच्छा, आप एक बात बोलो, परचेज उसने कितने की 150। ठीक है, प्लस रेंट हुआ 5000, उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। मतलब जो उसने कुछ खर्चे किए कुछ एक्वायर करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। वो बात बात की बात है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनके पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी इस क्लास में वो नहीं हो पाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितने में उसने माल खरीद लिया, 120। हमेशा जो भी खर्चे होते हैं वो हमेशा ऐड होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन क्या उसने सारा माल बेच दिया, नहीं सर, कितना माल अभी भी पड़ा हुआ है, 15,000। ठीक है, तो टोटल उसने कितने मतलब माल बेचा है, 15 के। ठीक है, 15 के। अब ये जो 15 का कॉस्ट था इन प्रोडक्ट्स को, जो ये कॉस्ट 15 का था, उसने इसको कितने में बेच दिया, 147 में। 147 में। अच्छा, सरप्लस कितना हुआ, कितना ज्यादा हुआ, 42,000।
तो इसको हम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम बिजनेस के अंदर अपने अकाउंटिंग के भाषा के अंदर प्रॉफिट बोलते हैं। और उसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं? सरप्लस। और जो ये 42,000 आया उसी को तो हम बिजनेस के अंदर इवेंट भी बोलते हैं। मतलब कुछ हुआ, कुछ ट्रांजैक्शंस हमने की और उसके बाद कुछ रिजल्ट आया तो उसी रिजल्ट को हम इवेंट बोलते हैं। सच है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन और इवेंट के बारे में जो डेफिनेशन है उनकी वो लिखेंगे। पहले बोलो समझ आया कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है। ठीक है, ठीक है। मतलब मैंने कुछ सामान खरीद लिया और मैंने उसको बेच दिया, मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ 5,000। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये मार्कर्स 10 लिए हैं, मतलब 100 रुपए में, और उन मार्कर्स को मैंने बेच दिया 110। ठीक है, जो ये 100 और 110 हुआ उसको हम बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और जो इस सरप्लस हुआ 10 रुपीज का, जो सरप्लस हमारे पास आया उसी को हम इवेंट बोलते हैं। सही है कि गलत है? चलो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। ट्रांजैक्शन transaction is used transaction is used to mean a business to mean a business to mean a business performance of an act an agreement while event is used to mean a happening to mean a happening as a consequence of transaction result मतलब ट्रांजैक्शन वो चीज होती है, मतलब बिजनेस परफॉर्मेंस जो बिजनेस एक्ट करता है किसके मदद से? एक एग्रीमेंट। हमेशा बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक एग्रीमेंट के तहत होते हैं। हमेशा एक एग्रीमेंट किया जाता है और इस एग्रीमेंट के तहत जो भी ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन इसी एग्रीमेंट के तहत होती है। ठीक है, while event is used to mean a happening as a consequence of a transaction, मतलब जो हमने एक्ट किया, जो हमने ट्रांजैक्शन किया और उस जो ये हैपन हुआ, जो ट्रांजैक्शन हुई उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इस ट्रांजैक्शन को, इसी को हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम इवेंट बोलते हैं। मतलब रिजल्ट क्या आया उसी को हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, उसी को तो हम इवेंट बोलते हैं। हमेशा जो ये इवेंट होता है ये प्रॉफिट और चाहे प्रॉफिट या लॉस हो इस पे प्रभाव नहीं करता है। प्रॉफिट हो तो इवेंट है, लॉस हो तो इवेंट है। ठीक है, हर कहीं पे इवेंट आपको देखने को मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन इवेंट हमेशा होता है, रिजल्ट हमेशा होता है। प्रॉफिट आया तो गुड रिजल्ट है, लॉस आया तो
बैड रिजल्ट है, लेकिन इवेंट तो होगा, लेकिन इवेंट तो हो गया, चाहे लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, लेकिन इवेंट तो हो गया। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो गुड रिजल्ट है, गुड इवेंट है, और अगर लॉस हुआ तो बैड रिजल्ट है। ठीक है, अब तक समझ आया? वीडियो को पॉज कर लेना, उसको कॉपी करना प्लीज। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्या है? रिकॉर्डिंग है। अब रिकॉर्डिंग क्या होती है? अबे रिकॉर्डिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग जो होती है बिजनेस अंदर के अंदर, अपने अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है, ये मेन फंक्शन होती है किसकी? अकाउंटिंग की। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग होती है ये मेन फंक्शन होती है, हमारे अकाउंटिंग की मेन फंक्शन रिकॉर्डिंग होती है, और उसी बेसिस पर हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो हम कुछ कर नहीं सकते। कितना अपना दिमाग में याद रख सकते हैं बिजनेस के अंदर, मतलब एक दिन में मतलब मिलियंस में ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, तो एक इंसान कितना याद रख सकता है? इसीलिए जो ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, हर ट्रांजैक्शन को उसी डेट पे उसी टाइम पे रिकॉर्ड किया जाता है, अपने बुक्स के अंदर लिखा जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। ठीक है, और ये क्या होती है? ये एक मेन फंक्शन होती है किसकी? अकाउंटिंग की। ये अकाउंटिंग की मेन फंक्शन होती है। क्या होती है? अकाउंटिंग की मेन फंक्शन होती है। ठीक है, लेकिन यह रिकॉर्डिंग हम ऐसे ही नहीं करते हैं, उसके लिए हमें कुछ प्रूफ भी दिखाना पड़ता है, मतलब कुछ एविडेंस, कुछ गवाही भी देने पड़ती है। मतलब कुछ तो होते हैं सेल्स बिल, ये सेल्स बिल ये भी एक तरह की एविडेंस होती है, मतलब गवाही तो बाद में दे सकती है ना। सेल्स बिल जो हमने ट्रांजैक्शन की है, मतलब हमने सेल किया है, उसमें क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अब जब हम ऑडिट करने आएंगे तो जो हमारा ऑडिटर होगा वो बोलेगा कि इसकी बिल दिखाओ, क्या ये सच में ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं है, और जो हमारे पास तब वो ये सेल्स बिल होगी, तो ये तो एविडेंस हुई ना, उसको हम सेल्स बिल दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा ना कि हाँ ट्रांजैक्शन सही है। ठीक है, इसीलिए हम रिकॉर्डिंग हमेशा एक एविडेंस पे करते हैं। ठीक है, हमेशा हम ट्रांजैक्शन एक एविडेंस पे करते हैं। ठीक है सर, ये क्या बोल दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हम बाद में समझ लेंगे। मतलब सर ने बोल दिया तो होता है, मतलब आप दिमाग में बिठा लो कि सर ने बोला कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट होता होगा। ये कॉमर्स में थोड़े आगे हम डिस्कस कर लेंगे जब हम जर्नल एंट्रीज पे आएंगे। जर्नल एंट्रीज पे जब हम आएंगे तभी हम ये डिस्कस कर लेंगे कि क्यों कैश अकाउंट डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट क्यों क्रेडिट होता है। ठीक है, अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये ट्रांजैक्शन मतलब ये सेल्स बिल जो होती है, ये एविडेंस होती है, ये समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, पहले क्या मेन फंक्शन क्या होती है अकाउंटिंग की? रिकॉर्डिंग। क्या होती है? रिकॉर्डिंग। चलो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक function of accounting। ठीक है, all business transactions and transactions of a financial character, of a financial 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 character, of a financial character as evidenced by some documents, evidenced by some documents
by some documents such as sales bill, पासबुक हम कहाँ पे होता है? बैंक अकाउंट में होता है। जब बैंक में हम अपना अकाउंट खुलाते हैं तो वो हमें एक बुक देता है, तो उसी को हम बोलते हैं बिजनेस के अंदर पासबुक। चलो ठीक है। और ये भी एक क्या होती है? एक एविडेंस होती है। ठीक है। जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन तैयार करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन वो स्टेटमेंट होता है जब भी हमारे बीच मतलब बिजनेस और बैंक के दरमियान कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ डिफरेंस आता है, तो जब हम उस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, मतलब एक शीट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं बीआरएस, मतलब बिजनेस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाया जाता है? पासबुक बेसिस पे बनाया जाता है और कैश बुक बेसिस पे बनाया जाता है। ठीक है। ये भी एक तरीके की एविडेंस होती है। और होता है सैलरी स्लिप, मतलब जो भी हमारे कंपनी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी हम उनको सैलरी पे करते हैं, उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्स बिल। क्या बोलते हैं? सेल्स बिल। और ये भी एक तरीके की एविडेंस होती है। ठीक है। और ये भी एक तरीके की एविडेंस होती है। और रिकॉर्डेड इन द books of accounts are recorded in the books of accounts। ठीक है। recording is done in a book called journal। क्या बोलते हैं हम उसको? कॉल्ड जर्नल। जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये एक बुक के अंदर हम करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जर्नल। ठीक है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। All business transactions of a financial character as evidenced by some documents such as sales bill, passbook, salary bill, etc. are recorded in the books of accounts। रिकॉर्डिंग इज डन इन द बुक कॉल्ड जर्नल। जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग समझ आया क्या होता है? ये एक बेसिक फंक्शन होती है अकाउंटिंग की। जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन जिसमें मनी मतलब इन्वॉल्व होता है, वो हम ट्रांजैक्शन को उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। और कुछ सम डॉक्यूमेंट्स उसके एविडेंस होते हैं, और जहां पर हम ये रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल। और दूसरी होती है क्लासिफाइंग। दूसरी जो टर्म होती है वो होती है क्लासिफाइंग। मेरे ख्याल से मैं डेफिनेशन में ये टर्म भूल गया, प्लीज वहां पर करेक्ट कर लेना। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है। मेरे ख्याल से मैं वहां भूल गया था ये टर्म, मेरे ख्याल से वहां पर करेक्ट कर लेना प्लीज। क्लासिफाई क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज कंसर्नड मतलब ये क्लासिफिकेशन हम ट्रांजैक्शन को करते हैं, मतलब किस ट्रांजैक्शन को किस बुक के अंदर अब हम ले जा रहे हैं। मतलब जब हम जर्नल किए हैं, जर्नल में हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जर्नल में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बोलो, अगर हम सिर्फ जर्नल बनाएंगे, एक ही बुक बनाएंगे, क्या ये बल्कि नहीं बन सकती है? क्या ये बहुत बड़ी नहीं बन सकती है? तो इसमें अगर हमें कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या हम वो निकाल सकते हैं? मतलब इन ए स्पेसिफिक टाइम, मतलब टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, जर्नल जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, उनको हम उसके बाद क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। मतलब जो भी सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, सेम नेचर के भी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं,
उनको हम एक ही अकाउंट में लिखते हैं। उसके लिए हम सेपरेट बुक्स तैयार करते हैं। उसके लिए हम सेपरेट बुक्स और अकाउंट्स तैयार करते हैं। उसके लिए हम सेपरेट बुक्स और सेपरेट अकाउंट्स तैयार करते हैं और उनको जर्नल के मदद से वहां पर लेकर और उसी सेपरेट अकाउंट में उस सेपरेट ट्रांजैक्शन को लिख देते हैं, ताकि अगर हमें कहीं भी कभी भी किसी ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो हम वो सिर्फ वो सेपरेट अकाउंट ही ओपन करें और उस ट्रांजैक्शन के बारे में जान लेंगे। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। मतलब हर ट्रांजैक्शन को जर्नल के बाद क्लासिफाई किया जाता है, मतलब किस नेचर की ट्रांजैक्शन होती है ये, उसको उस ट्रांजैक्शन को इस नेचर ऑफ अकाउंट के मतलब उस नेचर के बुक को ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब सेल्स के लिए अलग बुक बनाई जाती है, परचेजेस के लिए अलग बुक बनाई जाती है। ठीक है, सैलरी के लिए अलग अकाउंट बनाया जाता है। ठीक, उसका मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी को सेल किया कुछ और उस बाद में कुछ गड़बड़ हुआ तो हमें सिर्फ ये सेल्स बुक ही ओपन करनी है और उस ट्रांजैक्शन के बारे में हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरी जानकारी हम उस ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगाएंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था, कैसे ट्रांजैक्शन हुई थी। लेकिन अगर हम सिर्फ जर्नल में ही रिकॉर्ड कर लेंगे तो कब तक हम जर्नल खोलते रहेंगे, एक दिन तो होगा ही, मतलब उस ट्रांजैक्शन को देखने में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बल्कि होता है, सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड पहले की जाती है, इसलिए यहाँ पर इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत प्रोसेस होती है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को देखने के लिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करके अपने सेपरेट बुक्स के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, समझ आया क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब डेफिनेशन लिखते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन is concerned with the systematic system. Classification is concerned with the systematic analysis of the recorded. Classification is concerned with the systematic analysis of recorded. जो भी हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है अब हम उसको सिस्टमैटिक एनालिसिस के थ्रू क्लासिफाई करते हैं। रिकॉर्डेड डेटा मतलब डेटा होता है ट्रांजैक्शन, जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं विद अ व्यू टू ग्रुप। ठीक है, विद अ व्यू टू ग्रुप मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज कंसर्न विद सिस्टमैटिक एनालिसिस। एक सिस्टमैटिक एनालिसिस के तहत हम जो भी हमने रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस किए हैं, मतलब जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, डेटा रिकॉर्ड किया है विद अ व्यू इस मकसद के कि जो भी हमारे सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम एक ही बुक के तहत लिखेंगे, ग्रुप कर लेंगे एक ही जगह पे। ठीक है, ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज, उसको हम एंट्रीज भी बोलते हैं। वन नेचर एट वन प्लेस। ठीक है, मतलब जो भी सेम नेचर के एंट्री ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम एक ही प्लेस पे जाके लिख देंगे। ठीक है, so as to put information in a
compact manner. Compact manner and usable form. And usable form. मतलब classification of concern, systematic analysis of recorded data with a view to group transactions or entries of one nature at one place so as to put information in a compact manner. मतलब हम उन ट्रांजेक्शंस को इस तरह से सजाते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, कहीं भी कोई भी अगर आएगा वो ट्रांजेक्शंस देख के उसको पता चलेगा कि एक्चुअली ट्रांजेक्शन हुई क्या है। और यूजेबल फॉर्म में मतलब कोई भी उस ट्रांजेक्शन को यूज करके जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उसको तैयार करने होते हैं तैयार कर सकता है। ठीक है। द बुक containing classified information. The book containing classified information is called ledger. उसी को हम क्या बोलते हैं? लेजर। मतलब जो ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हम जब ट्रांसफर करते हैं, कहां से? जर्नल से हम जब ये दूसरे अकाउंट के तरफ हम ट्रांसफर करते हैं, उस ट्रांसफर मतलब उन बुक्स को क्या बोलते हैं जिनमें हम ये बाद में लिखते हैं, उनको हम बोलते हैं लेजर। ठीक है। और मतलब पोस्टिंग, यहां बोला ट्रांसफर, पोस्टिंग या ट्रांसफर दोनों सेम है। ठीक है। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, posting of transaction from journal to ledger is called posting। ठीक है। सॉरी मैंने यहां पर ही लिख दिया, ये आई एम रियली सॉरी, यहां पर था ट्रांसफर। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जब हम जर्नल में से उठा के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको लेजर के तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं और जो बाकी के टर्म्स हैं वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आज का क्लास बहुत ही लॉन्ग हुआ है। ठीक है। क्योंकि आप अभी भी नए बच्चे हो तो आपको पहले ही थोड़ा ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ने दूंगा, इसलिए मैं थोड़े कंसाइज लेक्चर्स आपको अभी अभी प्रोवाइड कर लूंगा। और उसके बाद जब हमारी लेवल इंक्रीज हो जाएगी, जब हमारी लेवल इंक्रीज अप हो जाएगी तो फिर हम ना अपने लेक्चर्स को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है। तो इसीलिए, और मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जो भी कस्टमर और कंज्यूमर होता है उनके क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो किस एंगल से मतलब किस बेसिस पे डिफरेंस उनकी की जाती है, मतलब कस्टमर क्या होता है और कंज्यूमर किसको हम बोलते हैं, ये आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है। लेकिन गूगल को यूज नहीं करना है, किसी चीज को यूज नहीं करना है, सिर्फ अपने माइंड से सोच लेना है और मुझे कमेंट कर देना है। ठीक है। और जिसका भी सही निकलेगा तो उसका नाम मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।